नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बसंत कन्या महाविद्यालय संबद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय कामाख्या वाराणसी के इतिहास विभाग में। और आप सभी का स्वागत है मेरे कोर्स जिसका टाइटल है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड ब्रिटिश राज। इसके चौथे मॉड्यूल में हम हैं। चौथे मॉड्यूल का जो टाइटल है वो है इरिगेशन, फेमाइन एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल। और इसका ये दूसरा व्याख्यान है जिसका टाइटल है इरिगेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो अंग्रेजी शासनकाल में भारत में सिंचाई और सिंचाई से संबंधित जो परियोजनाएं या कार्य हुए वो किस तरीके से रहे हैं। इसके पूर्व वाले व्याख्यान में हम लोगों ने ये देखने या समझने की कोशिश की कि भारत में अंग्रेजी शासन से पहले जो सिंचाई की सुविधा या व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार की थी, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कृषि संबंधी जो सिंचाई से की परियोजनाएं रही उन परियोजनाओं के निर्माण, विकास और उनसे संबंधित कार्यों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने ये देखा या पाया कि कैसे जो नहरों का विकास है वो किया गया खेती में सिंचाई के लिए। चूंकि भारतीय जो कृषि है वो कृषि एक तरीके से मानसून पर निर्भर रहने वाली कृषि थी। यही कारण था कि भारत में जो सिंचाई के कृत्रिम साधन थे उसको विकसित किया गया, जिससे कि भारत में कृषि की उत्पादकता को बनाए रखा जा सके या यहाँ रहने वाले लोग अपना पेट पाल सकें। और यही कारण था कि जो शासक थे उन शासकों के द्वारा समय समय पे इस तरह के कार्य किए जाते रहे, जिनमें नहरों का निर्माण हो गया, कृत्रिम तालाबों या पोखरों का निर्माण हो गया, इसके साथ ही साथ वर्षा या भूजल के संचयन का निर्माण कार्य हो गया। इनका उपयोग किसान जो है वो अपने खेतों की सिंचाई के लिए करते थे, जिसमें राज्य भी भरपूर मदद करता था। इसी संदर्भ में हम चूंकि ये ब्रिटिश भारत का एक आर्थिक इतिहास है तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो सिंचाई का कार्य है या सिंचाई से संबंधित जो परियोजनाएं हैं वो किस तरीके से इस दौरान विकसित हुई या उनके ऊपर किस तरीके से कार्य किया जा रहा था। इससे पूर्व हम लोगों ने कृषि से संबंधित जो अलग अलग भू व्यवस्थाएं थी उन भी व्यवस्थाओं को समझा। चूंकि सिंचाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है कृषि के लिए और बिना सिंचाई के हम खेती की उत्पादकता की कल्पना नहीं कर सकते। अगर किसी राज्य को अपने राजस्व में वृद्धि करनी है तो खेती के क्षेत्रफल के वृद्धि के साथ साथ वो सिंचाई के भी क्षेत्रफल में वृद्धि करना अति आवश्यक है, जिससे कि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। तो हम इस व्याख्यान में यह देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत में, ब्रिटिश भारत में या इसको हम औपनिवेशिक भारत भी कहें, तो उस दौरान सिंचाई और सिंचाई सुविधाओं या उनसे संबंधित जो निर्माण कार्य और परियोजनाएं हैं उनका विकास हो रहा था। तो अगर हम देखने या समझने की कोशिश करें एक छोटा सा बैकग्राउंड इसके परिचय के रूप में, तो हमें पता चलेगा कि कैसे जो है जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में अलग अलग समय में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनका विकास होता रहा था। इनमें नदियों के जल, इसके अलावा जो ऐसे जल जिनका संग्रहण किया गया था, दूसरे जल जो भूजल या वर्षा के जल थे उनके द्वारा सिंचाई किया जाता रहा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो अलग अलग समय में सरकारों ने इसको और ज्यादा विकसित करने में या इनका प्रबंधन करने में मदद किया। वैदिक काल के अगर हम ग्रंथों की बात करें तो उसमें कई बार सिंचाई के जल संबंधी होने वाले झगड़ों का जिक्र है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में भी सिंचाई के विषय में बताता है और ये भी वो बताने की कोशिश करता है कि किसी शासक के लिए सिंचाई कितना जरूरी है और उसके विकास पे पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से कल्हड़ जो कश्मीर का इतिहास लिखता है, उसकी पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। उस कश्मीर के इतिहास में वो बताता है कि कैसे कश्मीर के शासकों द्वारा सिंचाई की सुविधाओं को विकसित करने का कार्य किया गया। इस तरीके से अगर हम देखें तो मध्यकालीन और प्राचीन भारतीय इतिहास में किसानों की स्थिति या समृद्धि का मुख्य कारण यह भी रहा कि जो शासकों द्वारा उनको समय समय पर सिंचाई की सुविधाओं और उनसे जुड़ी हुई परियोजनाओं के संदर्भ में सहायता दी जाती रही। अतः हम 18वीं शताब्दी के ईस्वी तक देखें तो भारत में जो भारतीय किसान और कृषि की स्थिति थी वो एक अच्छे कंडीशन में हमें दिखाई पड़ती है। जब भारत में इसका अगर हम देखें जो उल्लेख है वो फ्रांसिस बुकानन भी करता है 18th सेंचुरी में। जब वो भारत की यात्रा पे आता है तो वो बताता है कि कैसे मद्रास और दक्षिण भारत में अलग अलग जो सिंचाई की बड़ी परियोजनाएं थी जो प्राचीन भारत से चली आ रही थी वो किस तरीके से वहाँ मौजूद है
और वो कार्य कर रही है। इसके बारे में वो बताता है कि कैसे जो एक बड़े जो दो कृत्रिम तालाब हैं जिनकी लंबाई तकरीबन 8 मील और चौड़ाई तकरीबन 3 मील है, वो जो है 32 गांव को सिंचाई संबंधित जो जल है वो एक तरीके से प्रदान करता है और उसका उपयोग वो गांव अपने यहाँ खेती करने वाले सिंचाई सुविधाओं के विषय में करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो भारत में कृषि संबंधी जो सिंचाई के काम हैं वो ब्रिटिश भारत में भी जारी रहे और उनसे संबंधित परियोजनाओं का निर्माण कार्य होता रहा। अगर हम देखें भारत में औपनिवेशिक शासक को तो मुख्य तौर से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो शासन व्यवस्था है भारत में, दोनों ही अंग्रेजी राज का ही शासन है, लेकिन पहला जो शासन है वो पहला शासन भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन काल माना जाता है या पुकारा जाता है, कहा जाता है, वर्णन किया जाता है, जिसमें अगर हम देखें तो उसकी शुरुआत मुख्य तौर पे 1757 प्लासी के युद्ध से होती है और उसके बाद जो है 1857 के विद्रोह तक चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजी क्राउन का सीधे शासन हो गया और कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। तो हम उसके पहला जो चरण है उस चरण में हम देखेंगे कि कंपनी के राज में किस तरह से भारत में जो सिंचाई सुविधाएं हैं उस सिंचाई सुविधाओं का विकास हो रहा था। तो कंपनी ने भी भारत में सिंचाई से संबंधित अपनी जो परियोजनाएं थी उन परियोजनाओं पे शुरुआती दौर में वो ध्यान नहीं देती है। लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत में किसी भी शासन व्यवस्था का राजस्व का मुख्य क्षेत्र जो है वो कृषि है और कृषि के राजस्व से ही उसको मुख्य आय होती है। इसलिए बाद के वर्षों में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो कंपनी है वो सिंचाई के लिए एक तरीके से उसकी सुविधाओं को विकसित करने के लिए और साथ ही चूंकि खेती में उसका उपयोग किया जा सके इस तरह की सुविधाओं को विकसित करने के लिए वो इस पर ध्यान देगी। हालांकि शुरुआती दौर में कंपनी का इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ना ही पूर्व जो भारत में जो सिंचाई संबंधी जो सुविधाएं थी उनको एक तरीके से उनका संरक्षण करने, उनका पुनर्निर्माण करने या उनकी मरम्मत करवाने के लिए कहीं भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 1810 ईस्वी में इस संदर्भ में एक कमेटी का गठन किया गया जिसको विस्तृत सर्वेक्षण का काम करना था भारत में एक सुव्यवस्थित सिंचाई संबंधी कार्यों की जांच के लिए। लेकिन ये कमेटी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाए क्योंकि इसके सदस्य आपस में ही उलझते रहे और आपस में ही झगड़ा करते रहे, इसलिए इस कमेटी का कोई बहुत खासा उपयोग नहीं हो पाया। आल्दो ये केवल पहला प्रयास था भारत में इस तरह से सिंचाई की सुविधाओं के ऊपर एक विस्तृत सर्वेक्षण कार्य का। उसके बाद अगर हम देखें तो भारत में जो सिंचाई से संबंधित जो कार्य हैं वो कंपनी के द्वारा या कंपनी के काल में किए जाते हैं। मुख्य तौर पे ऐसे सर्वेक्षण कार्यों और उनसे संबंधित जो मरम्मत के कार्य है वो कंपनी के द्वारा किया जाता है। उसमें पश्चिमी यमुना नहर और इसके साथ ही अगर हम देखें पूर्वी यमुना नहर और इसके अलावा दक्षिण भारत में कावेरी नहर 1820 और 30 ईस्वी में अगर हम देखें तो इसके मरम्मत के कार्य को किया जा रहा था। लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं था भारत जैसे विस्तृत भूभाग वाले क्षेत्र में जहाँ कृषि के लिए ढेर सारा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो उपलब्ध है। इस परिस्थिति में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से गंगा नहर का निर्माण कार्य किया गया रुड़की के पास और वहीं पे रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव पड़ती है। तो अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में गंगा नहर जिसका निर्माण कार्य 1842 से शुरू होता है और 1854 तक उसके निर्माण कार्य को पूरा किया जाता है, जो गंगा के दोआब और उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सुविधाओं के लिए विकसित की जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो पंजाब के क्षेत्र में भी जो दोआब नहर है उसका निर्माण किया जा रहा था। तो ये शुरुआती दौर के प्रयास थे जिसके माध्यम से कंपनी काम कर रही थी ऐसे जो है सिंचाई की सुविधाओं को भारत में विकसित करने और इसके साथ ही साथ जो है अगर हम देखें तो इन सुविधाओं के माध्यम से अधिकतम सिंचाई के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए। लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा पर्याप्त साबित नहीं थी।
ऐसी स्थिति में कृषि के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और साथ ही कंपनी अपने आय में भी वृद्धि करना चाहती थी। 1820 ईस्वी में मुख्य तौर पे बड़े पैमाने पे जो सिंचाई की सुविधाएं हैं उसको शुरू करने का काम किया गया। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो कावेरी जो नदी परियोजना है या कावेरी जो डेल्टा है और साउथ इंडिया में उन उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे इसको शुरू करने की बात कही गई। तो उसमें जो व्यक्ति सबसे प्रमुखता से हमें नजर आते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे सिंचाई का जो परियोजनाएं हैं और सुविधाएं हैं उसको विकसित किया गया, उनका नाम है थॉमस आर्थर कॉटन। थॉमस आर्थर कॉटन एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ब्रिटिश भारत का, जिनको भारत में बड़ी लंबी नदी परियोजनाओं को विकसित करने का श्रेय जाता है। केवल अगर हम देखें मद्रास में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के तमाम बड़ी नदियों के साथ इन्होंने नहरों का निर्माण किया, जिससे कि सिंचाई की परियोजनाओं को या सिंचाई की सुविधाओं को शुरू की जा सके। विशेष तौर से वहाँ पहले से ही ऐसे कई सारी नदी परियोजनाएं मौजूद थी, लेकिन उसको न केवल इन्होंने पुनरुद्धार किया बल्कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसे कई सारे नहरों या परियोजनाओं को इन्होंने विकसित करते हुए उसका निर्माण कार्य शुरू किया। केवल शुरू ही नहीं किया बल्कि उसको पूर्ण किया। तो इसलिए ये एक बड़े सिंचाई संबंधित कार्य में लगने वाले इंजीनियर्स में से एक थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में कावेरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पे सिंचाई की सुविधा खेतों को दी जा सके उससे संबंधी नहरों का निर्माण कार्य किया। तो 1836 से लेकर 38 ईस्वी तक इन्होंने इस तरह के काम को करने में सफलता हासिल की। इसके अलावा इनके जो और प्रमुख जो प्रोजेक्ट हैं वो कृष्णा और गोदावरी नदियों के क्षेत्र भी हमें दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पे बड़े पैमाने पे सिंचाई संबंधित सुविधाओं का विकास काम किया जा रहा था। और बाद में इन सिंचाई सुविधाओं के परिणाम स्वरूप ही सरकार को लाभ भी प्राप्त होता है। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो उससे जो मिलने वाली आय है न केवल सिंचाई से बल्कि अगर हम देखें कृषि से की उत्पादकता में वृद्धि होगी तो सरकार को भी इसका लाभ मिलेगा। तो सर थॉमस आर्थर कॉटन का केवल योगदान नहरों के विकास के लिए नहीं है बल्कि ये सरकार को यहाँ तक सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि सरकार निजी कंपनियों के माध्यम से भारत में नहरों का निर्माण कराए। केवल नहरों का ही नहीं, इन्होंने भारत में रेलवे के निर्माण के लिए भी सुझाव सरकार को दिए और इनके ही प्रयासों से मद्रास प्रेसिडेंसी में रेड हिल रोड रेलवे पहली बार शुरू होती है और या शुरू किया जाता है, जिसका काम एक तरीके से पहाड़ों से पत्थर और उनसे जुड़े हुए सामानों को ढोना था। तो भारत में पहली बार अगर हम देखें रेल निर्माण का जो कार्य या उनसे जुड़ी हुई गतिविधियों की शुरुआत वो सर थॉमस आर्थर कॉटन के ही नेतृत्व में होती है। तो इसलिए ये अगर हम देखें इन्होंने कावेरी क्षेत्र में न केवल पुराने नहरों का पुनरुद्धार किया बल्कि नई नहरों का निर्माण किया। दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र में नदियों के निर्माण का काम किया। यही कारण था कि अगर आप देखेंगे साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में जो सरकार का भू राजस्व था उसमें 100% की वृद्धि हुई, क्योंकि सरकार न केवल सिंचाई से लाभ प्राप्त कर रही थी उस पे टैक्स लगा के किसानों से, बल्कि भूमि कर का भी उसको एक बड़ा हिस्सा मिल रहा था भू राजस्व के रूप में कृषि की उत्पादकता बढ़ने से। चूंकि कृषि में अगर हम देखें सिंचाई का जो क्षेत्र है अगर वो वृद्धि होता है तो उसके साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में भी और अनाज के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें कंपनी के का जो समय है उस कंपनी के काल में जो बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई की परियोजना का भले ही ना विकास हो, लेकिन दक्षिण भारत में सर थॉमस आर्थर कॉटन की वजह से इस तरह के सिंचाई परियोजनाओं और सुविधाओं का विकास करने में कंपनी सक्षम रही। दूसरे अगर हम उसकी तुलना उत्तर भारत के क्षेत्रों से करें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तो उसका प्रभाव नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी सरकार ने कई बार जो है जल कर के माध्यम से यहाँ के किसानों से न केवल कर वसूला बल्कि सिंचाई की सुविधाओं को विकसित करने की भी कोशिश की। और इसका हमें कंपनी के शासन के समय भी इसका प्रमाण प्राप्त होता है। अगर हम इस समय तक अगर देखने की कोशिश करें
कि कावेरी के बेसिन के अलावा कावेरी कुल्लूर जो सिंचाई क्षेत्र है वो भी सर थॉमस आर्थन कॉटन के ही प्रभाव के चलते उसको विकसित किया गया या उसका और विस्तार होता रहा। इस तरह से अगर हम देखें 1836 से लेके 1846 के बीच, हालांकि उस समय तक अगर देखा जाए भारत में सार्वजनिक कार्यों के खर्चे को लेके तो सार्वजनिक निर्माण विभाग या पीडब्ल्यूडी जैसा कोई संस्थान नहीं था, लेकिन बावजूद इसके सरकार अपने निर्माण कार्य के खर्चों के 76% में से भारत में जो सिंचाई और सिंचाई से संबंधित सुविधाएं हैं उसको विकसित करने का काम कर रही थी। और 1855 में डलहौजी के समय जब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना हो जाती है तो इस तरीके से सिंचाई और सिंचाई के निर्माण संबंधी परियोजनाओं की शुरुआत पे सरकार खर्चा करना शुरू करती है। अब हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के बाद भारत में कंपनी का शासन का अंत होता है और दूसरी तरफ भारत में जो है वो क्राउन का शासन शुरू होता है, जो 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत में मौजूद रहा। तो इस दौरान बड़े पैमाने पे अगर हम देखेंगे तो जो सिंचाई और सिंचाई से संबंधित कार्य थे उन कार्यों का निर्माण हमें दिखाई पड़ता है। मुख्य तौर पे अगर हम देखें इस काल में तो इस काल में भी सिंचाई से संबंधित कार्यों को महत्ता दी गई। खास तौर से अगर हम देखें तो इसमें सिंचाई को एक बहुत जरूरी कार्यों में से एक माना गया और पीडब्ल्यूडी का जो बजट है उसके लिए कहा गया कि वो प्रोविंसेस में जो प्रांतीय सरकारें हैं और जो सेंट्रल में जो केंद्रीय सरकार है वो सिंचाई की सुविधाओं को विकसित करने का कार्य करे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मद्रास में पहली बार इस तरह की चीजों को स्वीकार किया गया, यानी निजी क्षेत्र की कंपनियों को भारत में सिंचाई या नहर निर्माण परियोजनाओं को न केवल शुरू करने बल्कि उसके निर्माण की भी अनुमति दी गई। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेखित किया है कि सर थॉमस आर्थर कॉटन का ही ये सुझाव था जिसको स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद हम देखते हैं जब निजी कंपनियों का दौर शुरू होता है तो जो पहली इस तरह की कंपनी जिसने भारत में नहर निर्माण के लिए काम शुरू किया उसका नाम था द मद्रास इरिगेशन एंड कैनाल कंपनी लिमिटेड, जिन्होंने मद्रास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पे नहरों या नहर परियोजनाओं को मद्रास प्रेसिडेंसी में विकसित करने का काम किया। सरकार ने इसके लिए उसकी कुल लागत की पूंजी पर 5% की गारंटी दी कि उसको 5% का प्रतिफल सरकार देती रहेगी जितना भी वो पूंजी लगाएगी। तो अगर आप देखें आगे जब हम लोग रेलवे पढ़ेंगे और भारत में जब रेलवे का निर्माण होगा तो रेलवे के लिए भी ऐसी कई सारी निजी कंपनियां भारत में बोली लगाएंगी और उसके साथ उनके कुल निवेश के ऊपर सरकार उन्हें गारंटी देगी 5% की, जैसा कि यहाँ हमें दिख रहा है कि भारत में नहरों के निर्माण के लिए उस समय ऐसी निजी कंपनियों को न केवल भारत लाया गया बल्कि भारत सरकार द्वारा उनके कुल निवेश पे 5% का हिस्सा देने की बात कही गई। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये कंपनियां जो उनको लाभ प्राप्त होगा इस तरह की सुविधाओं को विकसित करने के बाद वो लाभ भी सरकार के साथ साझा करेंगी। उसी तरीके से उड़ीसा में जो एक कंपनी थी जिसका गठन वहां पे सिंचाई से संबंधित सुविधाओं और नहरों के निर्माण या परियोजनाओं के लिए किया गया, उसका नाम था ईस्ट इंडिया इरिगेशन कंपनी, जो 1860 ईस्वी में जिसकी स्थापना की गई, जिसका मुख्य काम था कि वो महानदी डेल्टा या उसके बेसिन वाले क्षेत्रों में सिंचाई संबंधी सुविधाओं का निर्माण करे और नहरों का निर्माण करे, परियोजनाओं को विकसित करें। लेकिन अगर हम देखें इस समय तक जो भारत में स्पेशली 1863 ईस्वी तक जो एक लक्ष्य बनाया गया कि 15 लाख एकड़ तक के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों तक जो सिंचाई की सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का विकास किया जाएगा या किया जाने की कोशिश की जाती रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में इसके बावजूद भी समय समय पे न केवल अकाल पड़ रहे थे बल्कि अकाल पड़ने के साथ साथ जो निजी क्षेत्र की कंपनी थी उन कंपनियों के निर्माण को के लिए जो सरकार उनको समर्थन दे रही थी,
इसका सरकार को भारी मात्रा में चौतरफा आलोचना झेलना पड़ा और कहा गया कि इस तरह की जरूरत की जो चीजें हैं जिसका विकास सरकार को करना चाहिए, इसमें भी सरकार निजी कंपनियों को ठेका देके लाभ कमा रही है। इन सब के बाद भारत में मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो सरकार अब इसके साथ ही वो अपने निर्णय को पीछे हटती है और भारत में सरकार खुद ही जो सिंचाई और सिंचाई से संबंधित परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं के निर्माण कार्य के लिए अब अपनी जिम्मेदारी तय करती है। तो इस कदम में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सरकार के सामने जो चुनौती था, वो चुनौती ये था बजट का, जिसमें सरकार बार-बार ये कहती थी कि उसके पास बजट कम है, इसलिए इस तरह की परियोजनाओं की जिम्मेदारी उसके लिए एक बहुत ही अगर कठिन सौदा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो इंग्लैंड की गृह सरकार है, उसने सरकार को कहा कि ऐसा है कि सरकार ही भारत में सिंचाई और सिंचाई से संबंधित जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं का निर्माण करे और उनको विकसित करे और साथ ही साथ अगर सरकार के पास पैसे की कमी है, तो वो इंग्लैंड से ऋण ले और इंग्लैंड से ऋण लेके इस तरह की परियोजनाओं को विकसित करे। इस समय जो सरकार का जो मुख्य तौर से अगर हम देखें जो उद्देश्य रखा, उसमें 2 तरह का उद्देश्य रखा गया, 2 तरह के कार्यों का। एक तरह का कार्य जो है, वह कार्य रखा गया जो बहुत ज़रूरी है और दूसरे तरह का कार्य ऐसा कार्य रखा गया जो उत्पादक कार्य हो, जिस पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो अगर हम देखें इस समय तक जो सरकार है, उसको ये साफ-साफ कहा ये भी जो है आदेश दिया गया या निर्देश दिया गया कि सरकार जो है, इस तरह के कार्यों में पैसा न निवेश करे या ऐसे निर्माण कार्य परियोजनाएं न शुरू करे सिंचाई के क्षेत्र में जिस पे लगता हो कि वहां पे सरकार को बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। यानी इरिगेशन का भी विकास करे, फायदा भी देखे, लेकिन इसको वो जारी रखे, ये नहीं कि उसका पूरा पैसा सरकार बर्बाद कर दे। ऐसे ये जो है इंग्लैंड में जो गृह सरकार है, जो भारत में गवर्नर जनरल हैं, उनको ये निर्देशित करते हुए दिया जा रहा था। इसलिए अगर हम देखें इस समय तक जो निर्माण कार्य है, उन निर्माण कार्यों को 2 भागों में बाँट दिया गया। एक भाग जो है उसको रखा गया उत्पादक भाग और दूसरे भाग को रखा गया ज़रूरी या बहुत ही ज़्यादा अनुत्पादक भाग। यानी कि उस पे लाभ नहीं कमाया जा सकता, लेकिन उसको करना ज़रूरी है। दूसरा जो उत्पादक भाग जो जिसको मैं बता रहा हूँ, इसमें सरकार जो है ऐसे कार्यों को करेगी लेकिन उससे लाभ भी कमाएगी। तो जो सिंचाई का कार्य है, उसको एक बहुत ज़रूरी कार्य के तौर पे देखा गया और साथ ही कहा गया कि ज़रूरी नहीं कि सरकार को इससे लाभ मिले तभी वो काम कराए। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे जो उत्पादक कार्य थे, उन उत्पादक में सरकार यदि निवेश करती है, तो उससे उसको लाभ की गारंटी रहती है। जबकि अगर हम देखें दूसरे तरफ अनुत्पादक कार्यों में ऐसे उत्पादक कार्य जो सरकार के लिए ज़रूरी हो, जिस पे लाभ का जो है गारंटी ना हो, लेकिन फिर भी सरकार को करना अति आवश्यक था। ऐसी स्थिति में भारत में अकाल भी पड़ रहे थे, तो इसमें 1880 में एक फेमाइन कमीशन या अकाल आयोग था। उस अकाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा कि सरकार बहुत को ये ज़रूरत है कि इस तरह के तमाम अकालों को कम करने के लिए वो सिंचाई की सुविधाओं को विकसित करे, सिंचाई की परियोजनाओं को विकसित करे जिससे कि अकालों में मरने वालों की संख्या कम हो जाएगी या अकाल जैसी परिस्थिति नहीं बनेगी। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो सरकार ऐसे कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत करती है जो 1895 ईस्वी में पूर्ण कर ली गई थी। इसमें सतलज और चेनाब नहर जिसका कार्य सरकार द्वारा किया जाता है, पंजाब में गंगा, पंजाब में अगर हम देखें तो इस तरह के नहर का निर्माण का कार्य किया जाता है, गंगा नहर का निर्माण कार्य किया जाता है, बेतवा नहर का निर्माण कार्य किया जाता है, उत्तर प्रदेश और कटक और हुगली में इस तरह के तमाम परियोजनाओं को शुरू किया जाता है, जिन परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई की सुविधा जो है वो दी जा सके और इसके साथ ही साथ सिंचाई की सुविधा के साथ-साथ हम देखें तो कृषि क्षेत्र पे उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। ऐसी स्थिति में
आगे इस और भी ऐसी परियोजनाओं को सरकार द्वारा शुरू किया जाता है, जिसमें 1881 ईस्वी तक अगर हम देखें तो भारत में जो दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना सिंचाई की शुरू की गई वो बुंदेलखंड बेतवा नहर परियोजना थी, जिसके माध्यम से भारत में खास तौर से सेंट्रल प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंस के क्षेत्र में नहरों का निर्माण किया जा सके, जिससे कि खेती और खेती से जुड़ी हुई भूमि को सिंचित किया जाए। इन परिस्थितियों में अगर हम देखें 1900 ईस्वी तक आते आते इस तरह के और दूसरे भी जो नहर परियोजनाएं थी उनका भारी मात्रा में न केवल निर्माण किया गया बल्कि उनको आगे बढ़ाया गया, और इसमें से एक मुंबई प्रेसिडेंसी में वीरा कैनाल परियोजना उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर हम देखें 1880 ईस्वी तक जो भारत में निर्माण कार्य परियोजनाएं हैं, वो परियोजनाएं जो चल रही थी, ऐसा नहीं कि बहुत तीव्र गति से वो चल रही थी, वो उसकी जो गति है वो तब भी बहुत ही धीरे थी भारत जैसे एक बड़े भूभाग वाले क्षेत्र के लिए, लेकिन फिर भी इस तरह के काम सरकार द्वारा किया जा रहा था। इसका जो है मुख्य तौर पे अगर हम देखें इस तरह के धीमे कार्यों को बाद के वर्षों में तेज किया गया 1880 के बाद, जब सरकार जो है इसके माध्यम से लाभ और साथ ही साथ इसका विस्तार और बड़े पैमाने पे जो है नहरों के निर्माण कार्य की परियोजनाओं पे काम करेंगी। ऐसी स्थिति में लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड महत्वपूर्ण हो जाता है। लॉर्ड कर्जन के समय जो है एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया 1901 में, जिसने अपने कई सारे जो है सुझाव वो प्रस्तुत किए, खास तौर से उस समय की औपनिवेशिक सरकार के सामने सिंचाई परियोजनाओं को लेकर, जिससे कि भारत में सिंचाई और सिंचाई से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनके निर्माण कार्य को गति दी जा सके। यह जो आयोग था इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम सर कोलिन स्कॉट मोनक्रिएफ था, जिनकी अध्यक्षता में सर कोलिन स्कॉट मोनक्रिएफ की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग का मुख्य काम यही था कि वो सरकार को सिंचाई से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के संदर्भ में अपने सुझाव को प्रस्तुत करे। इसी के दौरान जो आयोग था उसने 1903 ईस्वी में अपने विभिन्न सुझावों को सरकार के सामने प्रस्तुत किया, और साथ ही साथ उन सुझावों पे सरकार को गौर करने के लिए कहा। जैसे आयोग के द्वारा जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, उन सुझावों में से कुछ सुझाव मैंने यहाँ महत्वपूर्ण सुझावों को आपके सामने साझा कर रहा हूँ, जिसमें से पंजाब में सिंचाई सुविधाओं का विकास करना और इस तरह की सिंचाई सुविधाओं का विकास करना उन नदियों के माध्यम से जो ग्लेशियर के द्वारा पोषित हो। तो पंजाब 5 नदियों का प्रदेश है, जो नदियां अगर हम देखें तो भारत के सबसे शीर्ष ऊपर यानी ऊपर जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसके ग्लेशियर से, हिमालयन रेंज के ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां हैं, जिनके ऊपर कहा गया कि सरकार वहां पे उन क्षेत्रों में, पंजाब चूंकि एक बड़ा कृषि उपजाऊ क्षेत्र है जो अलग अलग नदियों का है क्षेत्र है, जिसमें ब्यास है, सतलज है, सिंधु नदी है, चेनाब है, झेलम है, इन नदियों के पानी का उपयोग किया जाए और उससे उसको जो है खेतों तक पहुंचाया जाए, जिससे फसलों की सिंचाई की जा सके। इसके साथ ही साथ जो है सरकार ने यह भी कहा कि गुजरात में साबरमती और नर्मदा नदी से सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया जाए। इसके साथ सरकार ने यह भी कहा कि जो दक्षिण भारत में कुरनूल, कडप्पा नहर है, तुंगभद्रा नदी है, इन नदी से सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार किया जाए, और इसके साथ ही इसका सिंचाई के लिए ऐसी परियोजनाओं को न केवल शुरू किया जाए बल्कि उनका विस्तार किया जाए। इसके साथ ही साथ इस आयोग ने सरकार को यह भी सुझाया कि सिंधु नदी पर जो सक्कर बैराज है उस बैराज को बनाया जाए। तो अगर हम देखें जो इसका लगातार जो सुझाव है वो सुझाव भारत में बड़े पैमाने पे सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने और उन सुविधाओं को एक तरीके से उपयोग में लाने के लिए दिया जा रहा था। इन्हीं का परिणाम ये था कि गंगा जमुना कैनाल जो था, गंगा जमुना जो नहर है, न केवल उसका विस्तार किया जाए बल्कि बांदा में सिंचाई के लिए केन नदी, हमीरपुर में डाटसन नहर,
इलाहाबाद में टोंस नहर, मिर्जापुर और बनारस में बेलन और कर्मनासा नदियों के ऊपर नहरों का निर्माण किया जाए और इन इसमें जो है इनको खेतों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि इन क्षेत्रों में किसानों को सही तरीके से सिंचाई का लाभ प्राप्त हो पाए। इसी के साथ और दूसरे जो प्रेसिडेंसियां हैं भारत में, उन प्रेसिडेंसियों में भी इस तरह की परियोजनाओं के निर्माण कार्य संबंधित सुझाव आयोग द्वारा सरकार को दिए गए, चाहे बंगाल प्रेसिडेंसी हो या अगर हम देखें सेंट्रल प्रोविंस हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, इन जगहों पे भी नहर परियोजनाएं और उनसे संबंधित जो सुविधाएं हैं उनको विकसित करने की बात कही गई। इसके अलावा कमीशन ने यह भी कहा, आयोग ने यह भी कहा कि यदि कोई निजी प्रयास सरकार उसका उपयोग करना चाहती है तो वो भी उपयोग कर सकती है इस तरह के सिंचाई संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो सुझावों में से एक हो सकता है। यानी कि प्राइवेट पार्टनर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करने के लिए या इस अपने साथ लेने के लिए निजी क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकती है। तो अगर हम देखें 1901 ईस्वी तक भारत में 60% क्षेत्रों पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध थी, जिनमें से 50% क्षेत्रों पर सिंचाई कुओं के द्वारा होती थी, 5% पर तालाबों के द्वारा और बाकी का जो है वो अन्य साधनों के द्वारा किया जाता था। इसके साथ ही आयोग ने संपूर्ण भारत की जो मिट्टी है उसको अगर हम देखें तो उनकी उपलब्धता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला था कछारी भूमि जो सिंधु और गंगा के मैदानी इलाकों में था। इसको मैंने मेंशन नहीं किया है, बस आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं इन 3 नामों को, जिनमें से पहला कछारी भूभाग था जो सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में मिलने वाली मिट्टी के आधार पे था। दूसरा डेक्कन ट्रैप था, यानी जो दक्षिण भारत की यह क्षेत्र है। और तीसरा भूभाग जो है क्रिस्टलीय भूभाग था जो मद्रास, मैसूर, उड़ीसा और छोटा नागपुर के पठारों से संबंधित था। इस तरह से अगर हम देखें तो जो भारत में सिंचाई सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में से पंजाब कैनाल कॉलोनी भी एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाओं का हिस्सा रही थी, जहां पे सिंचाई की सुविधाओं को विकसित किया गया। और इसका मुख्य कारण यही था कि इसमें बड़े पैमाने पे जो पंजाब का भूक्षेत्र है, उपजाऊ भूक्षेत्र, उन भूक्षेत्रों पे सिंचाई की सुविधाओं को विकसित करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था, जो कि अंग्रेजी काल में किया गया। इसके माध्यम से इसमें न केवल कृषि के क्षेत्र का विस्तार हुआ, बल्कि अगर हम देखें तो दूसरे तरफ जो है सरकार को भी इससे भरपूर लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि कृषि के क्षेत्र का विस्तार अगर होता है तो सरकार की आय भी बढ़ती है। सिंचाई का भी अगर कर लगाती है सरकार तो उससे भी उसको लाभ मिलता है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो किसानों की उत्पादन है उस उत्पादन के ऊपर जो सरकार को राजस्व प्राप्त होता है वो भी सरकार के लाभ का हिस्सा है। इस तरह से अगर हम देखें 1880 ईस्वी तक आते आते 1880 ईस्वी में जो सिंचाई सिंचित जो कृषि भूक्षेत्र था वो 290 लाख एकड़ था, वो बढ़ के 1945 ईस्वी यानी स्वतंत्रता के आसपास 551 लाख हो गया। यानी कि अगर हम देखें 581 लाख हो गया। अगर हम देखें तो इसमें जो है सिंचाई के लिए जो सरकार द्वारा परियोजनाएं चलाई गई, उन परियोजनाओं का लाभ यह हुआ कि भारत में जो कृषि संबंधित भू क्षेत्र था उनका जो सिंचित क्षेत्र है उस सिंचित क्षेत्र में इसका और ज्यादा विस्तार हुआ। लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा किए गए ये प्रयास बहुत ही ज्यादा अगर हम देखें तो एक तरीके से पर्याप्त नहीं थे, जिसको लेके जो राष्ट्रवादी विचारक हैं उन राष्ट्रवादी विचारकों ने सरकार की कड़ी आलोचना की है, क्योंकि अगर ये सरकार के जो है प्रयास सही तरीके से रहते तो भारत में अकाल नहीं पड़ते। सरकार ने जो ज्यादा जोर दिया, पैसा जिस पे ज्यादा खर्च किया वो भारत में रेलवे के निर्माण पे था, न कि अगर हम देखें तो भारत में जो सिंचाई की सुविधाएं थी उसको विकसित करने में। इस बात का मुद्दा जो भारत के एक बड़े राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने किताब लिखा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त, उन्होंने इरिगेशन यानी कि सिंचाई और रेलवे के निर्माण को लेके प्रश्न उठाया है। यही कारण था कि भारत में इतनी चीजें होने के बाद भी सिंचाई
की सुविधा विकसित होने के बाद भी अकाल पड़ते रहे, जो कि ये दिखाता है कि सरकार के द्वारा कदम तो उठाए गए, लेकिन उतने महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए जिन कदमों की वजह से भारत में पर्याप्त सिंचाई की सुविधाओं का विकास हो सके। तो ये रहा आज के चर्चा में हम लोगों ने इसी पे बात की व्याख्यान में कि कैसे जो है ब्रिटिश भारत में सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ। अगली कक्षा में, अगले व्याख्यान में हम लोग बात करेंगे कि भारत में जो अकाल है वो कैसे पड़ रहा है अंग्रेजी काल में और क्या उसके कारण है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।